नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम रवि कुलरिया सर की बुक प्राचीन भारतीय वस्तुनिष्ठ का अध्ययन कर रहे थे। इसमें अब तक हमारी 3 क्लासेज हुई है, जिसमें पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और दूसरा चैप्टर जिसके अंदर टोटल 256 क्वेश्चन है, जिसमें से 156 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे। वीडियो थोड़ा लंबे होने के कारण इसको 100 क्वेश्चन बाकी रह गए थे। जो बाकी बचे 100 क्वेश्चन है, 157 से लेकर 256 तक के, उन क्वेश्चनों को हम आज करेंगे। तो करते हैं फिर आज की क्लास को शुरू। 157 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दे रखे हैं। पहला है कि मनुष्य द्वारा इस्तेमाल की गई प्रथम धातु तांबा थी। मनुष्य के द्वारा इस्तेमाल की गई पहली जो धातु है वह तांबा थी। यह बात सही है। दूसरा है कि तांबे से मजबूत धातु के निर्माण के लिए उसमें टिन या जस्ता का मिश्रण कर कांसा बनाया गया था। यह बात भी सत्य है। तो दोनों ऑप्शन सही है। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिकथन है। यहाँ पर भी 2 कथन दे रखे हैं। इनमें से बताना है कि कौन कौन से सही है। अभिकथन ए है कि विंध्यन क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल में के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। विंध्यन क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। यह बात सही है। दूसरा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण काल था। तो ये बात भी सत्य है और ये कारण जो है का इस अभिकथन का बिल्कुल सही व्याख्या है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए के जो सही व्याख्या है। ए नंबर ऑप्शन। जी आर शर्मा के अनुसार नूतन भूतल काल में जलवायु परिवर्तन के कारण विंध्य क्षेत्र में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई। भोजन में कमी की समस्या के कारण इस क्षेत्र के लोग गंगा घाटी की ओर प्रव्रजित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे संक्रमण काल कहा गया। संक्रमण काल किस काल को कहा गया? तो संक्रमण काल कहा गया मध्य पाषाण काल को, क्योंकि मध्य पाषाण काल के अंदर पूरा पाषाण काल की विशेषताएं भी मिलती है और नव पाषाण काल की विशेषताएं भी मिलती है। इसलिए जो मध्य पाषाण काल को है, पूरा पाषाण और नव पाषाण काल के मध्य का संक्रमण काल कहा गया था। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मानव विज्ञानी ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिका इंडिया किस मानव विज्ञानी ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिका इंडिया में शिला चित्रों का वर्णन किया है? तो यह क्या है? पंचानन मित्र के द्वारा। सन 1867-68 सन 1867-68 में सर्वप्रथम आर्किबोल्ड कार्लाइल ने मध्य प्रदेश के रीवा जिले में सोहारी घाट में स्थित चित्रित शिलाश्रयों की ओर कलाविदों का ध्यान आकर्षित किया था। इसके बाद कार्लाइल एवं जे काकबर ने मिर्जापुर जिले में स्थित शिलाचित्रों के विषय में खोज कार्य को सन 1880 से सन 1899 के बीच प्रकाशित किया। सन 1910 में सी डब्ल्यू एंडरसन ने सिंहनपुर के शिलाचित्रों का वर्णन प्रस्तुत किया। पंचानन मित्र ने प्री हिस्टोरिका इंडिया नामक अपने ग्रंथ में शिलाचित्रों का भी वर्णन किया था। सन 1932 में मनोरंजन घोष ने रॉक पेंटिंग्स एंड अदर एंटिक्विटीज ऑफ प्री हिस्टोरिका एंड लेटर टाइम्स नामक पुस्तक में शिलाचित्रों का अपेक्षाकृत विस्तार से वर्णन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहले मध्य पाषाण कालीन शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भारत में पहले मध्य पाषाण कालीन शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं सोहारी घाट से। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थित सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक निवास स्थल था? तो यहाँ इन 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं, इनमें से सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक निवास स्थल कौन सा था? तो यह था बागोर। बागोर, जहाँ से कसाई खाने के साक्ष्य मिले हैं, आटा चक्की के साक्ष्य मिले हैं, गले में हड्डी के जो आभूषण मिले हैं, मानव कंकाल मिले हैं। तो बागोर जो है ये मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा निवास स्थल था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाण युगीन स्थल में गाय की नस्ल जेबू के पूर्वज बोस नामाडिकस का शैल चित्र उत्कीर्ण मिलता है? कौन से मध्य पाषाण युगीन स्थल से गाय की जो नस्ल है जेबू, इसके पूर्वज बोस नामाडिकस का शैल चित्र उत्कीर्ण मिलता है? तो यह मिलता है मध्य प्रदेश के भीमबेटका पुरा स्थल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचमढ़ी पंचमढ़ी जो मध्य प्रदेश में है, पंचमढ़ी के खोजकर्ता ब्रिटिश सैनिक जिसने द हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया इंडिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, तो यह लिखी थी कैप्टन जे फॉर्सिथ ने। जो द हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया नाम की जो पुस्तक है, यह पुस्तक लिखी थी कैप्टन जे फॉर्सिथ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेरिक मृतभांड ओसीपी का नामकरण हुआ था। मृतभांड का नामकरण कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से विद्वान भीमबेटका के शैल चित्रों के अध्ययन से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से विद्वान भीमबेटका के शैल चित्रों के अध्ययन से संबंधित नहीं है? तो भीमबेटका के शैल चित्रों से अध्ययन में सहयोग करने वाले यशोधर मठपाल थे, वी.एस. वाकणकर थे और अरविंद म्यूमार थे। कार्लाइल का संबंध है जो भीमबेटका के शैल चित्रों के अध्ययन से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? विंध्यन क्षेत्र के किस शिलाश्रय से जो सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो यह मिले लेखिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जिन्होंने 1947 में ब्रह्मगिरी कर्नाटक नामक नवपाषाण कालीन पूरा स्थल का उत्खनन करवाया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन थे जिन्होंने 1947 में कर्नाटक के ब्रह्मगिरी नामक नवपाषाण कालीन पूरा स्थल का उत्खनन करवाया था? तो वह थे मार्टिमर व्हीलर। 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलचिन दंपति ने 1968 में भारत की नवपाषाणिक संस्कृतियों को कितने वर्गों में विभाजित किया था? तो यह क्या था? 5 वर्गों में विभाजित। 5 वर्ग कौन कौन से थे? तो आलचिन दंपति ने आलचिन दंपति ने भारत की विभिन्न नवपाषाणिक संस्कृतियों का अध्ययन करते समय 1968 में इनको निम्नलिखित 5 वर्गों में विभाजित किया। 5 वर्ग कौन से हैं? तो सबसे पहले उत्तरी वर्ग जो कश्मीरी घाटी का क्षेत्र है, दूसरा दक्षिणी वर्ग जो गोदावरी के दक्षिण का क्षेत्र है, तीसरा है पूर्वी वर्ग जो असम का क्षेत्र है, चौथा है मध्यवर्ती वर्ग जो गंगा के दक्षिणी का पठारी क्षेत्र है और पांचवा है पूर्वी मध्य वर्ग जिसके अंदर बिहार, उड़ीसा और छोटा नागपुर का पर्वतीय क्षेत्र है। सन 1975 में बी के थापर ने जो संशोधित सांस्कृतिक विभाजन प्रस्तावित किया, उसमें आलचिन दंपति के उपयुक्त 5 वर्गों में उत्तरी पश्चिमी एक छठा वर्ग और जोड़ दिया। तो आलचिन दंपति ने जो 5 वर्ग बताए थे, उसके अंदर बी के थापर ने 1975 में एक छठा वर्ग और जोड़ा, उत्तरी पश्चिमी वर्ग में पाकिस्तान के बलूचिस्तान एवं सिंध प्रांत में विकसित होने वाली नवपाषाणी संस्कृति को सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उन नवपाषाणिक क्षेत्रों को चुनिए जहां से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। तो चावल की खेती के प्रमाण कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसमें से जो चावल की खेती के जो हमें प्रमाण मिलते हैं, वो एक मिलते हैं कोल्डी हवा से, लहुरा देव से और महागढ़ा से। कोल्डी हवा, लहुरा देव और महागढ़ा, इन तीनों स्थानों से चावल की खेती के प्रमाण मिलते हैं। वहीं मेहरगढ़ से हमें गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं, जौ के साक्ष्य मिलते हैं, कपास के साक्ष्य मिलते हैं, खजूर के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन चावल के साक्ष्य जो मेहरगढ़ से प्राप्त नहीं होते हैं। तो चावल के साक्ष्य कोल्डी हवा, लहुरा देव और महागढ़ा से। 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, 2 नंबर बे नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट होगा। सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक कालीन स्थल जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा नौपाषाणिक स्थल है जो जम्मू कश्मीर में नहीं है? तो बुर्ज होम, गुफ कराल और मारतंड, ये तीनों जम्मू कश्मीर में स्थित है, लेकिन जो
द नंबर ऑप्शन है पंचो। पंचो जो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश की जो बेलन घाटी है, उस बेलन घाटी में पंचोह नामक स्थान स्थित है, जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो ए, ब और स तीनों जम्मू कश्मीर में है। बुरज़ोम, गुफ कराल और मारतंड पंचो है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। जम्मू कश्मीर में झेलम नदी की घाटी में विभिन्न नवपाषाण कालीन पुरा स्थल प्राप्त हुए। प्रमुख पुरा स्थलों में बुर्जहोम, गुफ कराल तथा मार्तंड का उल्लेख किया जा सकता है। नवपाषाण काल के पुरा स्थल करेवा से निर्मित ऊंचे सोपानों पर स्थित मिलते हैं। करेवा मिट्टी का जमाव प्रतिनुतत काल में झीलों में हुआ जो बाद में सूख गई। येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने डी टेरा व पीटरसन से सन 1935 में बुर्ज होम की खोज की तथा यहाँ परीक्षणात्मक उत्खनन कराया। कालांतर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से 1959-60 में और 1963-64 तक 4 उत्खनन सत्रों में टी एन खजांची की देखरेख में बुर्ज होम का सुव्यवस्थित ढंग से उत्खनन करवाया गया। गुफ खराल पुरा स्थल गुफकरालपुरा स्थल की खोज सन 1962-63 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने की। ए के शर्मा ने सन 1981 में यहाँ पर उत्खनन करवाया। बुर्ज होम तथा गुफकराल के उत्खननों के परिणाम स्वरूप अधोलिखित 3 प्रमुख सांस्कृतिक कालों में संबंध में जानकारी प्राप्त हुई। नवपाषाण काल की, वृहत पाषाण काल की और ऐतिहासिक काल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा इलाका प्लेस्टोसीन काल में एक झील थी और यहाँ अनेक नवपाषाणिक क्षेत्र स्थित थे। निम्नलिखित में से कौन सा इलाका है जो प्लेस्टोसीन काल में एक झील थी और यहाँ अनेक नवपाषाण कालीन स्थल स्थित थे। तो यह थे कश्मीर घाटी, ए नंबर ऑप्शन। कश्मीर की घाटी में श्रीनगर के आसपास तथा बारामूला और अनंतनाग के बीच बहुत सारे नवपाषाण केंद्र पाए गए। इनमें बुर्जहोम, गुफ कराल, हरिपरिगोम, जयदेवी उदर, ओलची बाग, पामपुर, पंजपोम, सोमपुर, थाजीबोर, बेंगगुंड, बजटाल, गुरहोम, सांगरी तथा दामोदर प्रमुख है। पलेस्टीनोसीन काल में कश्मीर की घाटी एक विशाल झील थी। झील की तली में इन अवशेषों को क्रेवा कहते थे और सभी नवपाषाण केंद्र उन पर स्थित थे। झेलम नदी के मैदान में झेलम नदी के मैदान में डल झील से 2 किलोमीटर दूर स्थित एक क्रेवा भूस्थल पर बुर्ज होम अवस्थित है। कश्मीरी भाषा में बुर्ज होम का अर्थ होता है प्लेस ऑफ बर्च, यानी भुर्ज दंड का स्थान। जो यहाँ से मिले बर्च यानी कि भोज वृक्षों के जले हुए अवशेष भोज कक्षों का जो स्थान था, यहाँ से ज्ञात होता है कि नवपाषाण काल में यहाँ ऐसे वृक्ष पाए जाते थे। सन 1935 सन 1935 में डी टेरा और पीटरसन के द्वारा इस स्थान को खोजा गया, जिन्होंने इसे हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से के रूप में देखा। वर्ष 1960-71 के बीच टी एन खजांची के नेतृत्व में भारतीय सर्वेक्षण ने यहाँ पर उत्खनन कार्य संपन्न किया। बुर्ज होम में 4 पुरातात्विक स्तर विन्यास की प्राप्ति हुई, जिनमें से प्रथम 2 नवपाषाण और तीसरा महापाषाण मेगालिथिक काल से संबंधित था। चौथा स्तर आरंभिक ऐतिहासिक काल का प्राप्त हुआ। बुर्ज होम फर्स्ट की रेडियो कार्बन तिथि लगभग 2920 सामान्य संवत पूर्व से पहले की है। पहले की आंकी गई है। बुर्ज होम फर्स्ट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ से प्राप्त गड्ढों में बनाया गया आवास है। सामान्यतः सभी आवासीय गड्ढों का आकार गोलाकार है, जिनका ऊपरी भाग संकीर्ण और निचला भाग उत्तरोत्तर चौड़ा होता जाता है। गड्ढे वाले घरों को ऊपर से शायद चीड़ तथा बर्च की लकड़ी से ढका जाता था। कुछ आवासीय गड्ढों में थोड़ी गहराई तक आने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई थी। इन आवासों के अतिरिक्त कुछ 1 मीटर गहरे और वर्गाकार तथा कुछ आयताकार बने गड्ढे भी प्राप्त हुए हैं। रोचक तथ्य यह है कि ऐसे वर्गाकार तथा आयताकार गड्ढे उन बस्तियों के बिल्कुल बीच में पाए गए, जबकि गोलाकार आवासीय गड्ढे बस्तियों के बाहरी परिधि में पाए गए। कालखंड फर्स्ट में से किसी कब्र की प्राप्ति नहीं हुई है, जिससे लगता है कि लोग समाधान के लिए किसी अन्य विधि का प्रयोग करते थे।
बुर्ज़होम द्वितीय काल में लोग गड्ढों से बाहर निकलकर खुले मैदानों में आवास बनाने लगे। इन इस काल में शवों को दफनाया जाने लगा। शवों को अधिकतर आवास के भीतर या आवासीय परिसर में ही दफनाया जाता था। शवों को दफनाने के साथ-साथ द्वितीय शवदाह की भी परंपरा थी। इसमें अंडाकार कब्रों में हड्डियों को लाल रंग में रंग कर रखा जाता था। शवों के साथ कोई भी सामान नहीं दफनाया जाता था। बुर्ज होम द्वितीय काल कम से कम 1700 सामान्य संवत पूर्व तक देखा जा सकता है। नवपाषाण बुर्ज होम काल द्वितीय की दूसरी विशेषता यह भी देखी गई कि कई बार शवों के साथ जंगली तथा पालतू जानवरों को भी दफनाया जाता था। इन पशुओं में हिरण, भेड़िया, जंगली बकरा, नीलगाय, बर्फ का चीता और सूअर के अलावा कई पालतू पशु जैसे मवेशी, भैंस, कुत्ता, भेड़ और बकरियां शामिल है। पालतू कुत्तों को भी उनके मालिकों के शवों के साथ दफनाया गया। जानवरों को दफनाने की व्यवस्था भी आवासीय क्षेत्र के भीतर ही की गई। एक कब्र में 5 कुत्तों को मृगसिंह के साथ दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पुरा स्थल से एक लाल घड़े में अंगेट और कार्नेलियम के 950 मनके मिले हैं? कौन से पुरा स्थल से एक लाल घड़े में अगेट और कार्नेलियन के 950 मनके प्राप्त हुए हैं? तो यह प्राप्त हुए हैं बुर्ज से। बुर्ज कालखंड द्वितीय से 2 शिलाओं पर उत्कीर्ण चित्रांकन प्राप्त हुए हैं। एक नुकीली छप्पर वाली झोंपड़ी का चित्र जिसके दाहिने भाग में कोई पशु है। दूसरे में एक हिरण का भाले व तीर से आखेट का दृश्य अंकित है। बुर्ज के नवपाषाण लोग मुख्य रूप से आखेट और मछली पकड़कर अपनी जीविका चलाते थे। काल 2 के चाक पर बना हुआ एक लाल घड़ा पाया गया जिनमें अगेट और कार्नेलियन के 950 मनके मिले हैं। इसी काल में पाए गए एक गोलाकार घड़े पर एक सींग वाले देवता का चित्र अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की खारे पानी की सांभर झील के जमाव के अध्ययन से इस क्षेत्र की कृषि योग्य बनाए जाने की अवधि लगभग क्या प्राप्त हुई है? तो राजस्थान की खारे पानी की जो सांभर झील है, इस झील के जमाव के अध्ययन से इस क्षेत्र के कृषि योग्य बनाए जाने की अवधि लगभग क्या प्राप्त हुई है? तो यह अवधि प्राप्त हुई है 7000 से 6000 ईसा पूर्व की। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीडवाना झील जो राजस्थान की डीडवाना झील है, इस डीडवाना झील पर अध्ययन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो डीडवाना झील पर अध्ययन किया गया था गुरदीप सिंह के द्वारा। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में अवस्थित निम्न में से कौन से स्थल से 2000 ईसा पूर्व से के लगभग शुष्कता के आरंभ का प्रमाण प्राप्त होता है? राजस्थान में अवस्थित निम्न में से कौन से स्थल से 2000 ईसा पूर्व के लगभग शुष्कता के आरंभ का प्रमाण प्राप्त होता है? तो यह मिलता है लूणकरनसर से। लूणकरनसर जो राजस्थान के बीकानेर जिले में है। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल की स्थिरीकरण तिथि लगभग है। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल की स्थिरीकरण तिथि लगभग कितनी है? तो यह 7000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेवलवा या लेवा-लेवा तकनीक से बनाए गए फलक उपकरण निम्नलिखित में से किस भूगर्भीय युग की विशेषता है? तो इस तकनीक से बनाए गए उपकरण जो कौन से भूगर्भीय युग की विशेषता है? तो यह मध्य प्लेस्टोसीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है? निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है? तो एसोलियन, ओल्ड वन और मोस्टेरियन इस प्रकार के उपकरण माने जाते थे, लेकिन ग्रोशियन परंपरा के कोई उपकरण नहीं मिले हैं। तो 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राख के टीलों के प्रमाण निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए हैं? राख के टीलों के प्रमाण जो कौन से स्थान से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो यह उतनूर से मिले हैं, पीकली हिल से मिले हैं और कुपगल से मिले हैं, लेकिन बुर्ज से जो राख के टीले नहीं मिले। तो द नंबर ऑप्शन। राख के टीले उतनूर जो तेलंगाना में है, कोडेगल, कुपगल जो कर्नाटक में है, कोडेगल कर्नाटक में है, कुपगल भी कर्नाटक में है, पिकली हिल कर्नाटक का है, गद्दीगानूर यह भी कर्नाटक
बुद्धिक्ला या कुंडातिनी कर्नाटका, बुद्धिहाल कर्नाटका, यहाँ पर जो उत्खनन किया था यह पदया के द्वारा पदया के द्वारा 1995 में किया गया था। तो ये जो राख के टीले लगभग सभी कर्नाटक से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राख के टीले वाले किसी स्थल का पहली बार उत्खनन किसने किया? राख के टीले वाले किसी स्थल का जो सबसे पहली बार उत्खनन किसने किया था? तो यह जो उत्खनन किया था, यह उत्खनन किया था टीजे न्यूबोल्ट ने। टीजे न्यूबोल्ट ने जो उत्खनन किया था। ए नंबर ऑप्शन। किसी राख के टीले वाले पुरातात्विक स्थल का पहली बार उत्खनन टीजे न्यूबोल्ट के द्वारा किया गया। इनके द्वारा कुतगल में किए गए उत्खनन के दौरान मृदभांड, पशुओं की हड्डियां, घृषण पत्थर इत्यादि की प्राप्ति हुई। इन प्राप्तियों ने उन्हें आश्वस्त कर दिया कि इन टीलों का उद्भव प्राकृतिक भौगोलिक प्रक्रिया के फलस्वरूप न होकर मानव निर्मित मानव निर्मित है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भूगर्भशास्त्री रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पहली बार राख के इन ढेरों का संबंध नवपाषाणकालीन संस्कृति के साथ प्रस्तावित किया। अपने बुद्धिकनामा कोडातिनी के नाम से भी ज्ञात है स्थित स्थल से उत्खनन के आधार पर तथा राख की ढेर की सामग्री के रासायनिक विश्लेषण के आधार पर उन्होंने तर्क दिया कि राख के ये ढेर वस्तुतः अति प्रज्वलित गाय के गोबर तथा नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदायों से संबंधित है। रॉबर्ट सिवेल ने तर्क दिया कि राख की सभी ढेरें मवेशियों के शिविर से संबंधित नहीं है, बल्कि इनमें से कुछ मध्ययुगीन काल की प्रतीत होती है। जी याजदनी के सुझाव की राख के ये ढेर सोनार या लाहौर के द्वारा लोहा गलाने से संबंधित हो सकते हैं। इस परिकल्पना के ने बहुत लोगों को प्रभावित किया। वर्ष 1950 के दशक में राख की इन ढेरों की गुत्थी सुलझाने में रेमंड ऑल्चिन व जूनियर ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। जूनियर ने जूनियर ने कुडातिनी से प्राप्त राख का रासायनिक और सूक्ष्मदर्शी अध्ययन करवाया। इसके बाद कोई संदेह नहीं बचा कि यह राख मवेशियों के गोबर से ही बनी थी। ओल्चिन ने रायचूर दोआब के स्थित उतनूर के उत्खनन के आधार पर राख के टीलों वाले स्थान का पुरातात्विक सर्वेक्षण किया। उतनूर के उत्खनन के आधार पर राख के टीलों वाला स्थान आयताकार घेरेबंदी के रूप में सामने आया, जिसकी व्याख्या ओल्चिन ने गौशाला के रूप में की थी। इसके बावजूद बहुत सारे प्रश्न अनसुलझे रहे, यथा क्या राख के ढेर स्वाभाविक रूप से इकट्ठे हो गए गोबरों से बने थे या गोबर को एकत्रित किया गया था या इन्हें उसके बाद जलाया गया था? क्या इन्हें गौशालों की समय समय पर सफाई के क्रम में जलाया जाता था अथवा इन क्रिया का कोई प्रतीकात्मक महत्व था? ओल्चिन ने सुझाव दिया कि भस्म और अग्नि शुद्धिकरण के लिए संपन्न वार्षिक कर्मकांड से जुड़े थे। दूसरा प्रश्न यह है कि राख के टिल्लों का समकालिक बस्तियों के साथ क्या संबंध था? ओल्चिन ने सुझाव दिया कि राख के टिल्लों की दो श्रेणियां थी, जिसमें पहली श्रेणी पहली श्रेणी के अंतर्गत राख की वैसी ढेर थी जो निकटवर्ती स्थायी बस्तियों से जुड़ी थी, जैसे कुपगल और कदिकानूर, तथा दूसरी श्रेणी की राख के ढेर किसी भी बस्ती से संबंधित नहीं थे, जिनमें कोडातिनी और उतनेर जैसे बड़े राख के टीले भी सम्मिलित हैं। जबकि के पडैया ने अपने द्वारा किए गए बुद्धिहाल के उत्खनन के पश्चात यह सुझाव दिया कि राख के टीले और बस्तियां दो पृथक स्थल न होकर कुछ हद तक समकालीन और एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि गोबर के ये ढेर स्वतः इकट्ठे नहीं हुए थे, बल्कि सफाई के क्रम में गौशाला और घरों से बाहर लाकर इन्हें एक जगह इकट्ठा करके जला दिया गया था। दृष्टिकोण के इस दृष्टिकोण के मुताबिक राख के टीले वाले स्थल स्थायी नवपाषाणकालीन ग्रामीण संस्कृतियों के हिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नवपाषाणकालीन स्थल से बड़ी संख्या में हड्डी के औजार और हथियार प्राप्त हुए हैं? निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल से बड़ी संख्या में हड्डी के औजार और हथियार प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए चिरांद से। चिरांद जो बिहार का क्षेत्र है, यहाँ से हिरण के सींग व हड्डियों के औजार मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर चूड़ियाँ मिली है, मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं, मृण मूर्तियां मिली है। तो हड्डी के औजार और
हथियार पूछे गए तो चिरांद बिहार से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कुछ पुरातात्विक सामग्रियां दे रखी है, वह सामग्रियां कौन से स्थल से प्राप्त हुई है। तो सबसे पहला है सोने की रिंग। सोने की जो रिंग मिली है यह टेकलकोटे से मिली है। टेकलकोटा जो कर्नाटक का क्षेत्र है, यहाँ से सोने की एक रिंग मिली है। बुचड़खाना, बुचड़खाना के जो अवशेष मिले ये मेहदा से मिले हैं। अग्निकांड के साक्ष्य है, अग्निकांड के साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं यह चिरांद से मिले हैं। और मुड़ा व कंकाल मिला है जो हेगड़ा से मिला है। तो 1 2 3 4 द नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सोने की रिंग टेकलकोटे कर्नाटक से, युगम समाधान बुचड़खाना, सींग से बना बाण मेहदा से, अग्निकांड के साक्ष्य चिरांद से, मुड़ी हुई अवस्था में कंकाल 14 मानव कंकाल, एक तांबे का चाकू यह लग्नाद से मिले जो गुजरात में मध्य पाषाणकालीन स्थल था। पोट्री मृद भांड के प्राचीनतम प्रमाण चौपानी मांडो से मिले। 3 मनुष्य एक साथ दफन मुड़े हुए शव 41 मानव समाधान ये प्राप्त हुए दमदमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पालतू भैंस का प्राचीनतम प्रमाण भारतीय उपमहाद्वीप में कहां से प्राप्त हुआ है। पालतू भैंस का प्राचीनतम प्रमाण भारतीय उपमहाद्वीप में कहां से मिला है। तो यह मिला है मेहरगढ़ से। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से एक नवपाषाणकालीन पशुओं का बाड़ा गौशाला की प्राप्त हुई है। निम्नलिखित में से किस स्थान से एक नवपाषाणकालीन पशुओं का बाड़ा गौशाला की प्राप्त हुई है। तो यह प्राप्त हुई है मेहगड़ा से। द नंबर ऑप्शन। पशुओं का आयताकार बाड़ा या गौशाला मेहगड़ा से नवपाषाणकालीन अवशेष 12.5 इंटू 7.5 मीटर आकार वाली गौशाला आवासीय क्षेत्र के बिल्कुल बीच में स्थित है। इसके 3 द्वार थे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ रखे जाने वाले मवेशियों की संख्या 40 से 60 थी। मेहगड़ा बेलन नदी के किनारे स्थित महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन स्थल है। यहाँ 20 झोंपड़ियों से संबंधित फर्श तथा खंबा छिद्र चिन्हित किए गए। यहाँ से नवपाषाणकालीन सूक्ष्म पाषाण फलक सेल्ट चक्की मूसल और गुलेल की गोली आदि फर्श पर पड़े मिले हैं। इसके अलावा मृदभांड हड्डी से बने तीर की नोक टेराकोटा के मनके और पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 2 कथन दे रखे हैं तो इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। तो कथन ए है कि नवपाषाण युग के पश्चात धातु युग आया। तो नवपाषाण युग के पश्चात धातु युग आया था, यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा है कि कुछ समय तक पाषाण औजारों का भी प्रयोग साथ साथ चलता रहा। तो नवपाषाण युग के बाद जब धातु युग आया था उस समय कुछ समय तक पाषाण औजारों का भी प्रयोग साथ साथ चलता रहा था, यह बात भी सत्य है। लेकिन यह व्याख्या सही नहीं है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर है जो ए की व्याख्या नहीं है। तो बे नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट होगा। बे नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुनझुन नामक एक नवपाषाण बस्ती किस राज्य में स्थित है। कुनझुन नामक एक नवपाषाण बस्ती है जो कौन से राज्य में स्थित है जहां से जंगली व उगाए गए धान के अवशेष मिले हैं। तो जहां से जंगली और उगाए गए धान के अवशेष मिले हैं ऐसी नवपाषाण बस्ती कुनझुन नामक एक कौन से राज्य में है। तो यह मध्य प्रदेश के अंदर। बे नंबर ऑप्शन। मध्य प्रदेश के सिद्धि जिला में सोन घाटी के कुनझुन नामक नवपाषाण स्थल कोल्डी हवा से बहुत दूरी पर स्थित नहीं है। यहाँ की नवपाषाण बस्ती चौथी सहस्त्राब्दी सामान्य संवत पूर्व तक पीछे जाती है और यहाँ से जंगली एवं उगाए गए धान के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कुनझुन में बड़े स्तर पर पत्थर के औजार निर्माण किया जाता था। कुनझुन में बहुत स्थानों पर पत्थर को गर्म करने की व्यवस्था पाई गई है जिसके द्वारा उनके फलक बनाने और रंग चढ़ाने में सहायता मिलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोर बरौली और देहरा गोपीपुर से नवपाषाणकालीन हस्त कुठार छेनी और पत्थर के छल्ले बरामद हुए। यह किस राज्य के पुरातात्विक स्थल है। तो रोर बरौली और देहरा गोपीपुर से नवपाषाणकालीन हस्त कुठार छेनी और पत्थर के छल्ले बरामद हुए। ये जो पुरातात्विक स्थल है यह कौन से राज्य में। तो ये पुरातात्विक स्थल है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगालिथ्स, टॉम्ब्स एंड अदर अदर एंशिएंट रिमेन्स इन द डेक्कन। मेगाथ्रीज, टॉम्ब्स एंड अदर एंशिएंट रिमेन्स इन द डेक्कन के लेखक कौन है? तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यह लिखी थी फिलिप मेडोज टेलर के द्वारा। टेलर ने अपनी इस पुस्तक में दक्कन क्षेत्र की महापाषाणकालीन समाधियों का विस्तृत विवरण दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल के कालखंड फर्स्ट 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व से उगाए जाने वाले धान के अवशेष मिले हैं? तो धान के अवशेष है जो कौन से नवपाषाणकालीन स्थल से मिले? तो यह मिले लहुरा देव से। कोल्डी हवा तथा आसपास के पुरा स्थलों को संयुक्त रूप से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि विंध्य के उत्तरी छोर के हिस्सों में चावल के कृषिकरण का एक स्वतंत्र केंद्र विकसित हुआ। इस क्षेत्र में विकसित हुए इन केंद्रों का विस्तार कालांतर में गंगा के मैदानी इलाकों में होने लगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के संत कबीर संत कबीर नगर जिला के लहुरा देव नामक स्थान से हुए उत्खनन तिवारी व अन्य के अनुसार 2022 में उत्खनन किया गया था के अनुसार ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इस स्थल पर आवासन का सबसे आरंभिक काल नवपाषाण काल था, जिसको चरण ए और चरण बी में उप विभाजित किया गया। कालखंड फर्स्ट के सबसे उल्लेखनीय आविष्कारों में उगाए जाने वाले धान के अवशेष मिले हैं, जिनकी तिथि 7वीं सहस्त्राब्दी सामान्य संवत पूर्व के संदर्भ में निर्धारित की जा सकती है। कालखंड फर्स्ट बी में बस्ती का आकार काफी विस्तृत हो चुका था। जीवन निर्वाह के आधार के तौर पर गेहूं और जौ शामिल हो चुका था। जंगली जंतुओं के अतिरिक्त मवेशी और बकरी जैसे पालतू जानवरों का पालन किए जाने के साक्ष्य मिले हैं। लोग भीत की झोंपड़ियों में रहते थे। कुछ तांबे के उपकरण जैसे फिफ्थ आकार के वी आकार के तीर, मछली पकड़ने के कांटे इत्यादि। समुद्री सीप के बने कंगन का एक टुकड़ा भी प्राप्त हुआ है। कालखंड द्वितीय 2000 से 1300 सामान्य संवत पूर्व से इस बस्ती और इसके आबादी के और अधिक विस्तृत प्रमाण मिलते हैं। अनाज के भंडारण के लिए तकरीबन 40 मिट्टी के साइलों के साक्ष्य मिले हैं। नए कला उपकरणों में कुछ पत्थर के पूरा कुठार, हथौड़ा और बोल मिले हैं। तांबे के कला उपकरणों में मछली पकड़ने का कांटा और सूरमा की डंडी मिली है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना के संगम पर स्थित झूसी का उत्खनन 1995 में आरंभ किया। यहाँ भी जिस स्तर से चावल की खेती के अवशेष प्राप्त होते हैं, उस स्तर की तिथि 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व तक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन पहचानिए। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? तो सबसे पहला है कि दक्षिणी भारत में ताम्र कांस्य युग नहीं आया। दक्षिणी भारत में ताम्र कांस्य युग नहीं आया था। दूसरा है कि इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी क्षेत्र में उत्तरी भारत के महापाषाण काल के स्थल पाए गए, ये भी सत्य है। तीसरा कि काल्य व लाल मृद भांड का संबंध महापाषाण कालीन संस्कृति से है। काल्य और लाल मृद भांडों का संबंध है जो महापाषाण कालीन संस्कृति से है, यह भी सत्य है। दक्षिणी भारत में लौह काल के बाद नवपाषाण काल आया था। तो दक्षिणी भारत में लौह काल के बाद नवपाषाण काल नहीं, बल्कि नवपाषाण काल के बाद है जो लौह काल आया था। तो इसलिए द नंबर ऑप्शन इसका असत्य है। असत्य कथन पूछा है, द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस हिस्से में पाषाण काल के बाद सीधे लौह काल आता है? भारत के किस हिस्से में पाषाण काल के बाद सीधे लौह काल आता है? हमें मध्यवर्ती ताम्र युग के निशान नहीं मिलते। तो यह दक्षिणी भारत से, बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस ओर रखकर दफनाते थे? ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस ओर रखकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो यह किया था एच डी सांकलिया ने।
नवदा टोली का जो उसको उत्खनन किया था, यह किया था एचडी सांकलिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल है जो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो नागदा, महेश्वर और एरन, ये तीनों मध्य प्रदेश में है। ओजियाना जो राजस्थान में स्थित ताम्र पाषाणिक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है? भारत में ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला है कि इन्हें चालकोलिथिक या केल्कोलिथिक संस्कृति भी कहा जाता है। ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों को चालकोलिथिक या केल्कोलिथिक संस्कृति भी कहा जाता है, ये सही है। दूसरा है कि यह मुख्यतः ग्रामीण संस्कृतियां थी। ताम्र पाषाणिक जो संस्कृति है, यह मुख्यतः ग्रामीण संस्कृतियां थी, ये बात भी सत्य है। यह नदी क्षेत्र व पहाड़ी इलाकों में फैली हुई थी। तो प्राचीन जितनी भी संस्कृतियां, लगभग सभी संस्कृतियां नदी क्षेत्रों में ही फैली थी। तो 3 नंबर ऑप्शन भी सही है। तो 1, 2 और 3, ड नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार घृत ग्रहों की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थल से हुई है? ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार घृत ग्रहों की प्राप्ति जो कौन से स्थल से हुई है? तो यह जो प्राप्ति हुई है, यह हुई है इनाम गांव से। इनाम गांव जो पुणे के अंदर है, भीमा नदी के किनारे, यहाँ से जो वृत्ताकार घृत ग्रहों की प्राप्ति हुई है। इसका उत्खनन जो चला था, यह सर्वाधिक लंबा उत्खनन इसी क्षेत्र का चला था। सर्वाधिक लंबा उत्खनन चला था इसका, जो चला था 1968 से लेकर 1983 तक। 1968 से 1983 तक इसका सर्वाधिक लंबा उत्खनन चला था और यह स्थान स्थित है पुणे के भीमा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कायथा संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो कायथा संस्कृति से संबंधित कौन कौन से कथन सत्य है? पहला है कि कायथा कायथा एक ताम्र पाषाणिक संस्कृति है। तो कायथा संस्कृति है जो एक ताम्र पाषाणिक संस्कृति है, यह बात सही है। दूसरा, कायथा पुरा स्थल की खोज वीएस वांकणकर ने की थी। कायथा पुरा स्थल की खोज वीएस वांकणकर ने की थी, यह बात भी सत्य है। तीसरा, कायथापुरा स्थल महाराष्ट्र में स्थित है। तो कायथापुरा स्थल है जो महाराष्ट्र में नहीं है, बल्कि कायथापुरा स्थल है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। चौथा है कि कायथा छोटी काली सिंध नदी के किनारे है। कायथा छोटी काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। तो कायथा मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में छोटी काली सिंध नदी के किनारे स्थित है, यह बात भी सही है। तो इसमें सत्य कथन पूछे 1, 2 और 4, 6 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में छोटी काली सिंध के दाहिने किनारे स्थित ताम्र पाषाणिक स्थल कायथा की खोज 1964 में वीएस वांकणकर ने की थी और 1965 से 67 में इन्होंने यहाँ उत्खनन करवाया। वस्तुतः इसी पूरा स्थल को प्राचीन भारतीय वाङ्मय में वराहमिहिर की जन्मभूमि कपित्थ के नाम से अभिहित किया गया है। यहाँ से एक घड़े में तांबे की 2 कुल्हाड़ियां मिली है। इसके अलावा 28 चूड़ियां अगेट, गोमेद, कॉर्नेलियन व स्फटिक के 160 व 175 मनकों वाले 2 हार एक घड़े से स्टीटाइट के 40,000 मन के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से सर्वाधिक ताम्र संचय मिला है? तो सर्वाधिक ताम्र संचय जो कौन से स्थान से मिला है? तो सर्वाधिक ताम्र संचय जो मिला है, यह मिला है गुंगेरिया से। गुंगेरिया 6 नंबर ऑप्शन। गुंगेरिया जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताम्र संचय प्राप्त हुआ है, जिसमें 424 तांबे के औजार व 102 चांदी के पतले पत्थर या चादरें प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ताम्र पाषाण स्थल राजस्थान में स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा जो ताम्र पाषाण स्थल है, यह राजस्थान में नहीं है? तो गिलुंड, मरमी और बालाथल, ये तीनों राजस्थान में है। वहीं प्रकाश प्रकाश है जो महाराष्ट्र का ताम्र पाषाणिक स्थल है। तो प्रकाश है जो राजस्थान में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में है। गिलुंड गिलुंड जो बनास नदी के किनारे राजसमंद में स्थित है। मरमी जो चित्तौड़गढ़ में है। बालाथल उदयपुर में है। अहाड़ अहाड़ सभ्यता के स्थल है। जबकि बहाल, सोनगांव, चंदौली, प्रकाश, इनाम गांव और देमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। माल और मालवा ताम्र पाषाणिक संस्कृति
के स्थल है। महाराष्ट्र के इन स्थलों में से दैमाबाद को छोड़कर अन्य सभी स्थलों से जोरवे संस्कृति के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। दैमाबाद से 28 मकानों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार सभ्यता के बारे में निम्न में से सही कथन कौन से हैं? आहार सभ्यता के बारे में सही कथन कौन से हैं? तो आहार तांबा गलाना जानते थे। आहारवासी जो लोग हैं या तांबा गलाना जानते थे, यह बात सत्य है। आहारवासी चावल से परिचित नहीं थे, तो यह बात गलत है, क्योंकि आहारवासियों की तो मुख्य फसल ही चावल थी। चावल और बाजरा जो आहारवासियों की मुख्य फसल थी, तो चावल से परिचित थे नहीं थे, यह बात है जो गलत है। तीसरा कि धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। धातु का जो काम है आदिवासियों की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य साधन था, यह बात भी सही है। चौथा है कि यहाँ से काले लाल रंग के मृद भांड मिले हैं। यहाँ से काले लाल रंग के मृद भांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई थी, तो यह बात भी सत्य है। तो इसमें सत्य कथन पूछा है 1, 3 और 4, 2 नंबर इसका असत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तापी नदी घाटी स्थित एक जोरवे संस्कृति पूरा स्थल जो लगभग 15 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। तापी नदी घाटी स्थित एक जोरवे संस्कृति का पूरा स्थल जो लगभग 15 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था, कौन सा क्षेत्र था? तो वह था बहाल क्षेत्र। जोरवे संस्कृति के विषय में जानकारी महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित जोरवे नामक पुरा स्थल के उत्खनन से सर्वप्रथम हुई, इसलिए इसको यह नाम दिया गया। रेडियो कार्बन तिथि के अनुसार इस संस्कृति का समय 1600 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया। जोरवे संस्कृति से संबंधित अधिकांश पुरा स्थल महाराष्ट्र की काली मिट्टी के ऊपर दिखलाई पड़ते हैं। प्रकाश सावलदा तथा कोठे धुले जिले में है। बहाल और टेकलकोला जो जलगांव जिले में स्थित है। तुळजापुरगडी अमरावती जिले में, दाइमाबाद, नेवासा, नासिक, जोरवे, सोनगान और अप्पेगांव जो अहमदनगर जिले में है, तथा इनाम गांव चंदोली व वाडकी जो पुणे जनपद में पड़ते हैं। अधिकांश पुरास्थलों का आकार छोटा है, 1 हेक्टेयर से लेकर 2-3 हेक्टेयर तक क्षेत्रफल मिलता है। तापी व गोमे के संगम पर स्थित प्रकाश का विस्तार लगभग 10 हेक्टेयर क्षेत्र में है। तापी नदी के घाटी में उसकी सहायक गिरना के तट पर स्थित बहाल एक अन्य विस्तृत क्षेत्रफल वाला पूरा स्थल है, जिसका विस्तार लगभग 15 हेक्टेयर में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूसी पुराविद वाई ए जोह ने प्रवेश की, जेड ने प्रवेश की, वाई ए जेड ने प्रवेश की ने ताम्र पाषाणिक किस ताम्र पाषाणिक संस्कृति की तुलना मध्य एशिया की फर्गना नदी घाटी में स्थित चुस संस्कृति से की है? तो रूसी पुराविद वाई ए जेड ने प्रवेश की ने कौन से ताम्र पाषाणिक संस्कृति की तुलना मध्य एशिया की फर्गना घाटी में स्थित चुस संस्कृति से की है? तो वह की है मालवा संस्कृति की तुलना। जेड ने प्रोस्की ने इस मान्यता से सौराज प्रकाश गुप्त सहमत नहीं है। जेड ने प्रोस्की की इस मान्यता से सौराज प्रकाश गुप्त जो सहमत नहीं है। चुस्त संस्कृति के लोग किल्लेबंद की कला में पारंगत थे, जबकि मालवा संस्कृति में इसका अभाव है। चुस्त संस्कृति के लोग अपने मुर्दों को विधिवत दफनाते थे, जबकि मालवा संस्कृति से संबंधित समाधान अभी तक नहीं मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ताम्र पाषाणिक स्थल से तांबे के बने एक हाथी, एक गेंडा, एक भैंसा तथा 2 बैल व सारथी युक्त रथ आदि खिलौने मिले हैं? कौन से ताम्र पाषाणिक स्थल से तांबे के बने एक हाथी, एक गेंडा, एक भैंसा तथा 2 बैल व एक सारथी युक्त रथ के खिलौने मिले हैं? तो यह मिले दैमाबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोरवे संस्कृति की अंत्येष्टि परंपरा के संबंध में, जोरवे संस्कृति की अंत्येष्टि परंपरा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जोरवे संस्कृति की अंत्येष्टि परंपरा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? तो सबसे पहला कथन इसमें है कि मृतकों को आवास के क्षेत्र के बाहर दफनाया जाता था। मृतकों को जो आवास के क्षेत्र के बाहर दफनाया जाता था, इनको बाहर नहीं, लेकिन इनको बाहर नहीं दफनाया जाता था। इनके जो अवशेष मिले हैं यो घरों के भीतर मिले हैं। इनाम गांव जो जोरवे संस्कृति के केंद्र है, वहां से ये अवशेष प्राप्त हुए हैं कि
शवों को घर के अंदर दफनाया जाता था, शवादान है घरों के भीतर से मिले हैं। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर गलत है। दूसरा है कि कब्रों के सिर प्राय उत्तर दिशा में मिलते थे। कब्रों के जो सिर है वो प्राय उत्तर दिशा में मिलते थे। यह बात सही है। बच्चों को दफनाने के लिए बड़े आकार में अस्थि कलश का इस्तेमाल होता था। यह बात भी सत्य है। अंत्येष्टि कलशों के साथ कटोरे और टोंटीदार बर्तन भी कब्रों में रखे गए। अंत्येष्टि कलशों के साथ कटोरे और टोंटीदार बर्तन भी कब्रों में रखे गए। तो ब से और द सही है। ए नंबर है जो इसका असत्य है। जोरवे संस्कृति में आवास क्षेत्र के बाहर दफनाने की परंपरा नहीं थी। कुछ ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं जिसमें दफनाए गए कंकालों की टांगे नहीं मिली है। संभवतः दफनाने से पहले टांगे अलग कर दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरातात्विक स्थल भरतपुर के कालखंड फर्स्ट से मछली पकड़ने, शिकार करने व कृषि के साक्ष्य तथा कालखंड द्वितीय से एनबीपीडब्ल्यू के प्रयोग के साक्ष्य मिले। यह किस राज्य में? पुरातात्विक स्थल जो भरतपुर है, जिसे कालखंड फर्स्ट से मछली पकड़ने, शिकार करने व कृषि के साक्ष्य मिले और कालखंड द्वितीय से एनबीपीडब्ल्यू जो उत्तरी काले चित्रित मृदभांड थे, इनके प्रयोग के साक्ष्य मिले। यह कौन से राज्य में है? तो यह भरतपुर जो स्थल है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बागोर व आदमगढ़ के संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन असत्य है? बागोर व आदमगढ़ के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बागोर राजस्थान व आदमगढ़ मध्य प्रदेश में। तो बागोर राजस्थान में और मध्य प्रदेश में जो आदमगढ़ है ये सत्य है। दोनों मध्य पाषाण कालिक स्थलों से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। यह भी सत्य है। आदमगढ़ का उत्खनन 1964 में आरवी जोशी तथा एमडी खरे ने किया था। यह बात भी सत्य है। और चौथा है कि बनास में प्रारंभ से ही कृषि के साक्ष्य मिले हैं। सॉरी, बागोर में प्रारंभ से ही कृषि के साक्ष्य मिले हैं। तो बागोर में प्रारंभ से कृषि के साक्ष्य नहीं मिले, मध्य पाषाण काल में मिले हैं। तो द नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। असत्य पूछा है, द नंबर ऑप्शन। बागोर बनास की सहायक कोठारी नदी के बाएं तट पर भीलवाड़ा जिले में स्थित राजस्थान। इस पूरा स्थल की खोज 1967 में दक्कन कॉलेज पुणे के वीएन मिश्र एवं साउथ साउथ एंशिएंट इंस्टीट्यूट हाइडेलबर्ग जर्मनी के एल ए लेस्निक ने की थी। 1968 से 70 के दौरान वीएन मिश्र के निर्देशन में इसका उत्खनन किया गया। यहाँ से मध्य पाषाण काल, प्रथम काल और लोह काल जो द्वितीय काल था के पूरा अवशेष मिले हैं। प्रथम काल को दो उपकालों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम उपकाल में लोगों का आर्थिक जीवन जंगली पशुओं के शिकार तथा पशुपालन पर आधारित प्रतीत होता था। इस उपकाल का एक मानव कंकाल 17 से 19 वर्षीय महिला का प्राप्त हुआ है। द्वितीय उपकाल से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिसमें एक स्त्री, एक पुरुष और एक 7-8 वर्षीय बच्चा है। इनमें से 2 समाधानों से 5 ताम्र उपकरण 2 समाधानों से 5 ताम्र उपकरण मिले हैं। इन 5 ताम्र उपकरणों में एक भाला, 3 बाण और एक तांबे की छड़ प्राप्त हुई है। द्वितीय काल से एक मानव कंकाल मिला है, जिसकी गर्दन से मुस्लिम काल का एक सिक्का चिपका हुआ मिला है। मध्य पाषाण स्थलों में बागोर, आदमगढ़ व लोटेसर पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक स्थल से बड़ी मात्रा में लघु पाषाण उपकरणों के उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं? कौन से प्रागैतिहासिक स्थल से बड़ी मात्रा में लघु पाषाण उपकरणों के उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं? तो यह मिले आदमगढ़ से। आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक काल में सर्वाधिक तांबा देने वाली खानें भारत के किन राज्यों में स्थित थी? प्रागैतिहासिक काल में सर्वाधिक तांबा देने वाली जो खानें थी वह भारत के कौन से भागों में या कौन से राज्यों में स्थित थी? तो यह थी राजस्थान में, गुजरात में और बिहार में। राजस्थान, गुजरात और बिहार। द नंबर ऑप्शन। राजस्थान, मालवा और उत्तरी दक्कन के क्षेत्र में स्थायी जीवन शैली की शुरुआत नवपाषाण के स्थान पर ताम्रपाषाण संस्कृति से जुड़ी हुई है। बागोर, जहां पर जानवर पालने और वनस्पतियों की गहन खेती और दोहन के साथ साथ तथाकथित
मध्य पाषाण काल की संभवतः प्रारंभिक खेती के साक्ष्य मिलते हैं। इस स्थल पर मध्य पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल आरंभ हुआ। दरअसल स्थायी ताम्र पाषाण सभ्यता ताम्र अयस्क से परिपूर्ण क्षेत्रों से ही विकसित हुई। भारत में ताम्र अयस्क राजस्थान, गुजरात, बिहार आदि कई प्रदेशों में मिलता है, परंतु सबसे समृद्ध तांबे की खानें राजस्थान में ही है। भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ हिस्सों में तांबे का प्रयोग 3000 सामान्य संवत पूर्व से ही शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हकरा मृतभांड संस्कृति से संबंधित स्थल कोणासा व भीरना किस राज्य में स्थित है? हकरा मृतभांड संस्कृति से संबंधित स्थल कुणाल व भीरना किस राज्य से संबंधित है? तो यह हरियाणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा घाटी की नरहन संस्कृति जो गोरखपुर में संबंधित है, गंगा घाटी की नरहन संस्कृति किससे संबंधित है? तो यह नरहन संस्कृति है जो ताम्रपाषाण से संबंधित संस्कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणेश्वर जोधपुर संस्कृति का प्रमुख स्थल जोधपुरा राजस्थान के किस नदी के किनारे स्थित है? गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का जो स्थल है जोधपुरा, यह राजस्थान की कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो यह राजस्थान की साहिबे या साबी नदी के किनारे स्थित स्थल है। जोधपुरा साहिबी नदी के किनारे स्थित है, जहां से पहली बार गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। यहाँ विशिष्ट प्रकार के मृदभांड बनाए जाते थे, जिनका रंग नारंगी और लाल हुआ करता था तथा विभिन्न प्रकार के डिजाइन उत्कीर्ण होते थे। आकृतियों में पायदार तस्तरी विशिष्ट है। जोधपुरा से प्राप्त असंशोधित तिथियां 2800 या 2700 ईसा पूर्व से आरंभ होती है। बाद में जोधपुरा से मिलते जुलते मृदभांड नीमका थाना के निकट गणेश्वर से प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर के 3 सांस्कृतिक चरण रेखांकित किए गए हैं, जो कि 3800 ईसा पूर्व, 2800 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व के बीच के हो सकते हैं। गणेश्वर पर रिपोर्ट में तांबे को गलाने से जुड़े कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिले, किंतु गणेश्वर जैसे 1.2 से 1.6 हेक्टेयर आकार वाले छोटे से केंद्र में तकरीबन 1000 तांबे की वस्तुएं मिली। गणेश्वर के कालखंड द्वितीय से प्राप्त चाक पर बने मृदभांड आरंभिक हड़प्पा कालीन मृदभांडों से मिलते जुलते हैं। संभवतः आरंभिक और परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के लोग गणेश्वर से तांबा प्राप्त कर रहे थे। हड़प्पाई मृदभांड 2 गणेश्वर संस्कृति स्थलों से प्राप्त हो चुके हैं। गणेश्वर से प्राप्त रिज्वर्ड स्लिप मृदभांड इसके अलावा केवल हड़प्पा सभ्यता से बनावली तथा कुछ अन्य स्थानों में देखे जा सकते हैं। गणेश्वर का दोहरे छल्ले वाला पिन कुछ हड़प्पा स्थलों से भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संस्कृति से कृष्ण तथा रक्तिब मृदभांड मिले हैं, जिन पर रेखीय और सफेद बूंदों वाले डिजाइन बने हुए हैं? कौन से स्थान से कृष्ण तथा रक्तिब मृदभांड मिले हैं, जिन पर रेखीय और सफेद बूंदों वाले डिजाइन बने हैं? तो ये मिले हैं आहड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कर सही कोड का चयन कीजिए। यहाँ पर कुछ संस्कृति दे रखे और सामने उनके कालक्रम दे रखा है, तो इसको हमें सुमेलित करना है। सबसे पहला है जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति का जो काल निर्धारण किया गया, यह किया गया 1400 से 700 ईसा पूर्व। मालवा संस्कृति 1700 से 1200 ईसा पूर्व। कायथा संस्कृति 2400 से 2000 ईसा पूर्व और कोटतीजी संस्कृति जो 3300 से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक की है। तो ए बी सी डी चारों ये जो इसके अंदर सुमेलित है। द नंबर ऑप्शन। इसी के साथ आहड़ का भी ध्यान रखें। उपिंदर सिंह की प्राचीन व पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अनुसार आहड़ के कालखंड प्रथम की अंश शोधित तिथियां 3300 से 1500 ईसा पूर्व की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण में निम्नलिखित में से क्या पाया गया? भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल के क्या अवशेष मिले थे? तो उसमें एक तो मिला था घिसकर व पोलिश कर बनाए गए पाषाण उपकरण, और इसके अलावा हमें प्राप्त हुआ था उपजाए गए जौ और मटर। तो 3 नंबर और 4 नंबर, 6 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी दक्कन की सवालदा संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी दक्कन की
सवालदा संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है, तो सवालदा, कायथा और दाइमाबाद ये तीनों पश्चिमी दक्कन की सवालदा संस्कृति के स्थल है। वहीं ताराडीह ताराडीह है जो इसका स्थल नहीं है। ताराडीह, चिरांद, सेनुआर जो कुद्रा के तट पर है, छेचर, कुतुबपुर जो गंगा के तट पर है, मनेर बिहार में स्थित नवपाषाणिक ताम्रपाषाणिक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर के निकट एक नवपाषाण युगीन स्थल है। निम्नलिखित में से बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर के निकट एक नवपाषाण युगीन स्थल है, वह कौन सा स्थल है? तो वह है ताराडीह, 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुचारी जीवन शैली से सुव्यवस्थित कृषि में परिवर्तन संबंध प्रमाण प्रस्तुत करने वाला प्राचीनतम व सुपरलेखित स्थल कहाँ अवस्थित है? पशुचारी जीवन शैली से सुव्यवस्थित कृषि में परिवर्तन संबंध प्रमाण प्रस्तुत करने वाला प्राचीनतम व सुपरलेखित स्थल कहाँ अवस्थित है? तो यह बोलन घाटी के अंदर, 2 नंबर ऑप्शन। मेहरगढ़ बोलन घाटी में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यह कच्ची के मैदान में स्थित है, जिसे बलूचिस्तान का अन्न भंडार व रोटी की टोकरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उतनूर नामक नवपाषाणकालीन स्थल किस राज्य में स्थित है? उतनूर नामक नवपाषाणकालीन स्थल है जो किस राज्य में स्थित है? तो यह तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना के महबूब नगर जिले में स्थित उतनूर के अध्ययन से पता चलता है कि इस स्थान पर लकड़ी की घेराबंदी वाले बाड़े कई बार बनाए गए थे तथा इनमें उतनी ही बार एकत्रित गोबर की ढेर को जलाया जाता था। पशुधन के खुर के निशान राख की ढेर में मिले हैं। बाड़े की घेराबंदी के आकार में यह अनुमान किया गया कि इनमें 540 से लेकर 800 पशुओं को रखा जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दक्षिणी भारत के किस नवपाषाणिक स्थल से बूचड़ खाने के अवशेष मिले हैं? निम्नलिखित में से दक्षिणी भारत के कौन से नवपाषाणिक स्थल से बूचड़ खाने के अवशेष मिले हैं? तो बूचड़ खाने के अवशेष मिले हैं बुदिहाल से। बुदिहाल व वाटगल कर्नाटक स्थित नवपाषाणिक स्थल है। वाटगल से सुपारी या कसेली के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। कर्नाटक के पिकली हिल से काबुली चना के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। रामापुरम व सिंगनपल्ली आंध्र प्रदेश स्थित ताम्रपाषाणिक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ली इंडिया एंड पाकिस्तान। अर्ली इंडिया एंड पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्ली इंडिया एंड पाकिस्तान जो पुस्तक लिखी थी, यह पुस्तक लिखी थी मार्टिमर व्हीलर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खादानों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो यह हुई थी नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ताम्र पाषाणिक स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? निम्नलिखित में से किस ताम्र पाषाणिक स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ किंतु प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुए? तो आहड़ से जो ताम्रकालीन स्थल के तांबे के प्रयोग के साक्ष्य तो मिले, परंतु प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस स्थल की पहचान कीजिए जहां घोड़ा होने का प्रमाण नहीं मिला। तो घोड़े के प्रमाण कहाँ नहीं मिले थे? तो गलियाय में, पिराक में और इनाम गांव में। यहाँ तीनों जगह घोड़े के साक्ष्य मिले, लेकिन बुर्ज में जो कोई घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति का संबंध। चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति का संबंध है, इसका संबंध किससे है? तो चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति का संबंध है लोह युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दे रखे हैं। पहला कि फावड़ा और हंस्या छोटे शस्त्र एवं घोड़ों के लोह उपकरण महापाषाण युग के स्थलों से मिले हैं। तो फावड़ा, हंस्या छोटे शस्त्र एवं घोड़ों के लोह उपकरण जो महापाषाण युग के स्थलों से मिले हैं, ये सही है। मास्की और नागार्जुन कोंडा महापाषाण युग के स्थल है। मास्की और नागार्जुन कोंडा जो महापाषाण युग के स्थल है, यह बात भी सत्य है। तो ए और बे दोनों जो सही है। दक्षिण भारत की महापाषाणिक दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियों और आवास क्षेत्रों से लोह के बने हुए लगभग 33 प्रकार के उपकरण प्राप्त हुए हैं। प्रमुख लोह उपकरणों में चिपटी कुल्हाड़ियां, फावड़े, हंसिया, छेनी,
बंसुले, चाकू, मछली पकड़ने की कांटियां, बाणाग्रह, टिपाई, घोड़े के लगाम, नाल, त्रिशूल, तलवारें, कटारे इत्यादि प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की महापाषाणिक समाधि किस प्रकार की महापाषाणिक समाधि को दक्षिणी भारत में टॉपिकल कहा जाता था? तो कौन से प्रकार की महापाषाणिक समाधियों को दक्षिण भारत में टॉपिकल कहा गया? तो यह कहा गया था छत्रशिला समाधि को। बे नंबर ऑप्शन। छत्रशिला समाधि, अम्ब्रेला स्टोन, छाते से मिलती जुलती समाधियां जिन्हें दक्षिणी भारत में स्थानीय लोगों द्वारा टॉपिकल कहा जाता था। केरल के कोच्चि जिले में अ- अरियनूर और चेरमन गांव में पुरास्थलों में ऐसी समाधियां मिली है। डोलेमन समाधि, डोलेमन जो समाधि है, डोलेमन समाधि आयताकार मेज के आकार की होती थी। इसका इनका निर्माण जमीन की सतह के ऊपर ही किया जाता था। डोलेमेन केल्टिक भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है पत्थर की मेज। इसमें चार या चार से अधिक शिलाओं को चारों तरफ खड़ा कर दिया जाता था। इनको आर्थोस्टेट कहा जाता है। पूर्वी आर्थ स्टेट में एक प्रवेश छिद्र होता था जिसे ग्वाक्स कहा जाता था। इसके पश्चात आती है संगोरा समाधि। संगोरा समाधि इसके निर्माण के लिए जमीन पर 30 सेंटीमीटर से लेकर 2 मीटर तक गड्ढा किया जाता था। गड्ढे के फर्श पर मनुष्य के अस्थि अवशेष, जानवरों की हड्डियां, मिट्टी के बर्तन, तांबे और लोहे के उपकरण तथा मनके आदि रखकर गड्ढे को मिट्टी से भर दिया जाता था। गड्ढे में कभी कभी मिट्टी की 100 पेटिकाएं भी रखी हुई मिलती है। सिंगल पेंट में डोलमन व संगोरा दोनों प्रकार की समाधियां मिलती है। फणशिला समाधि, फणशिला समाधि इस प्रकार की समाधियों में गड्ढा खोदकर उसमें मानव अस्थियां और अंत्येष्टि सामग्री को रखकर गड्ढे को मिट्टी से भर दिया जाता था। उसके बाद कब्र के ऊपर गोलाकार एक शिला औंधा कर रख दी जाती थी। दूर से देखने पर इस प्रकार की समाधियां सांप के फैले हुए फण की तरह प्रतीत होती थी, इसलिए इसे फणशिला, हुड स्टोन कहा जाता था। दक्षिणी भारत की स्थानीय भाषा में इस प्रकार की समाधि को कुडैकल कहते थे। ऐसी समाधि चेरमन नगाद से प्राप्त हुई है। इसके पश्चात मेनहीर, मेनहीर दक्षिणी भारत के कुछ क्षेत्रों में ग्रेनाइट पत्थर को एकास्म स्तंभ मिलते हैं जिन्हें मेनहीर कहा जाता है। कब्र के संकेत सूचक चिन्ह के रूप में उसकी बगल में इस प्रकार के पाषाण स्तंभ स्थापित किए गए होंगे जिन पर क्षेत्रों के अन्य वृहत पाषाणिक समाधियां मिली है। उन्हीं क्षेत्रों से मेनहीर भी प्राप्त हुए हैं। गुफा समाधि, रोक कट केव, केरल प्रांत में गुफा समाधियों का निर्माण पहाड़ियों की लेटराइट चट्टानों को काट छांट कर किया गया था। ये गुफाएं आयताकार अथवा वर्गाकार मिलती है जिनकी छत प्राय गुंबददार है। इन गुफाओं में एक से अधिक इन गुफाओं में एक से अधिक मृतकों को एक ही गुफा में दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इनसे मिट्टी के बर्तन, लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। केरल के कोच्चि जिले में काटकमपाल, तिरुपुर जिले में पोरकलम आदि से इस प्रकार की गुफाएं मिली है। अंत्येष्टि कलश, इस प्रकार की समाधियों में मिट्टी के बड़े पात्रों का उपयोग किया गया है। इस प्रकार के पात्रों का उपयोग मुख्यतः बच्चों को दफनाने के लिए किया जाता है। अंत्येष्टि अंत्येष्टि सामग्री के रूप में मिट्टी के बर्तन, लोहे और तांबे के उपकरण भी कभी कभी अस्थि कलशों में भर दिए जाते थे। अंत्येष्टि कलश के में अतिरिक्त मिट्टी से एक विशेष प्रकार की शव मंजूषा का निर्माण भी किया जाता था जिसके दो हिस्से होते थे। शव मंजूषा के नीचे संदूक को हिस्से में पशुओं के पैरों की तरह छोटे छोटे पैर होते थे। ब्रह्मगिरी, मास्की तथा आदि चलनूर नामक पुरास्थलों के उत्खनन से अंत्येष्टि कलशों के नमूने मिले हैं। तमिलनाडु में चिंगलपटू जिले में स्थित साणूर नामक पुरास्थल से मृणमय स्व शव मंजूषा के साक्ष्य मिले हैं। तमिलनाडु के अमृत मंगलम से मत्स्याकार अंत्येष्टि कलश मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत की ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
ये ग्रामीण संस्कृति थी, तो ताम्र पाषाणी का जो ग्रामीण संस्कृति थी, ये पहाड़ों और नदियों के पास रहते थे, तो ये भी सही है। इस काल में सामाजिक असमानता आरंभ हो चुकी थी, तो ये बात भी सत्य है। एनबीपीडब्ल्यू उत्तरी काले चित्रित मृदभांड इस काल के विशिष्ट मृदभांड थे। तो इस काल के जो विशिष्ट मृदभांड थे वो थे गेरिक मृदभांड। गेरिक मृदभांड जो ओसीपी ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के विशिष्ट विशिष्ट मृदभांड थे। ब्लैक एंड रेड वेड काले व लाल मृदभांड इस काल में सर्वाधिक प्रचलित मृदभांड थे। तो एनबीपीडब्ल्यू जो इस काल के विशिष्ट मृदभांड नहीं थे। द नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी भारत की वृत्त पाषाणिक समाधियों से संबंधित आवास। दक्षिणी भारत की वृत्त पाषाणिक समाधि से संबंधित आवास क्षेत्रों में प्रमुखतः कौन से मृदभांड मिलते हैं? तो इसमें मिलते हैं कृष्ण लोहित मृदभांड। बे नंबर ऑप्शन। इस मृदभांड परंपरा के पात्रों का संपूर्ण आंतरिक भाग और गर्दन का भाग काले रंग का तथा शेष बाहरी भाग लाल रंग का होता था। इस प्रकार के मृदभांड सर्वप्रथम दक्षिणी भारत की वृत्त पाषाणिक समाधियों के साथ उपलब्ध हुए थे। अतएव प्रारंभ में इन्हें वृत्त पाषाणिक कृष्ण लोहित पात्र परंपरा की संज्ञा दी गई थी। कालांतर में इस प्रकार के मृदभांड भारत के अनेक क्षेत्रों में स्थित पूर्व स्थलों से विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि हम पहाड़ से निकले लोहे की बात छोड़ दें, तो भारत में प्रारंभिक लौह स्तर हेतु सभी कार्बन 14 तिथियां करीब 1000 ईसा पूर्व अथवा इससे थोड़ा पहले की आती है। यह बात किसने कही थी? तो किसने कही थी कि यदि हम पहाड़ से निकले लोहे की बात छोड़ दें, तो भारत में प्रारंभिक लौह स्तर हेतु सभी कार्बन 14 तिथियां करीब 1000 ईसा पूर्व अथवा इससे थोड़ा पहले की आती है। तो यह बात कही थी इरफान इरफान हबीब ने। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दो कथन दे रखे हैं, तो इनमें से बताना कि कौन से सही है और कौन से गलत है। कथन ए है कि दक्षिणी भारत में वृहत पाषाण काल में आंशिक समाधिकरण प्रचलित था। दक्षिणी भारत में वृहत पाषाण काल में आंशिक समाधान समाधिकरण प्रचलित था, तो यह सत्य है। कारण आर में कहा गया कि संभवतः मृत्यु के बाद लाश को पशु पक्षियों के लिए खुला छोड़ दिया जाता था और बचे हुए अवशेषों को दफनाया जाता था, तो यह बात भी सत्य है और इस कथन का यह कारण भी सही है। तो ए और आर है जो दोनों सत्य हैं और आर है ए की सही व्याख्या करता है। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। दक्षिणी भारत की अधिकांश समाधियों में वयस्कों की केवल कतिपय चुनी हुई हड्डियों को ही दफनाया गया। खोपड़ी और पैर आदि की बड़ी हड्डियां ही प्राय दफनाई हुई मिलती है। ऐसा प्रतीत होता है कि मृत्यु के बाद मृतक की लाश को खुला छोड़ दिया जाता था। मांसाहारी पशु पक्षियों द्वारा मांस को खा लेने के पश्चात बची हुई हड्डियों को चुनकर उन्हें समाधि के अंदर रख दिया जाता था। अधिकांश समाधियों में एक से अधिक व्यक्तियों की हड्डियां सामूहिक रूप से दफनाई हुई मिलती थी। मांस की आदिचनलूर और नागार्जुन कोंडा नामक पुरास्थलों के उत्खनन से पूर्ण समाधियों के भी उदाहरण मिले हैं। इन प्रकार की लाशों में दिव्य स्थापन पूर्व पश्चिम मिलता है। मास्की की मास्की की एक समाधि में उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाया हुआ मानव कंकाल मिलता है। दोनों छोटे बच्चों को प्राय संपूर्ण रूप से बड़े बड़े घरों में बड़े बड़े गाड़ों में भरकर दफनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम दो कथन दे रखे हैं। कथन एक है कि दक्षिणी भारत की वृत्त पाषाणिक समाधियां प्राय किसी नदी अथवा झरने के समीपवर्ती क्षेत्र से ही मिली है। दक्षिणी भारत की वृत्त पाषाणिक जो समाधियां मिली है यह किसी नदी या झरने के समीपवर्ती क्षेत्र में मिली है, तो यह बात सही है। दूसरा है कि संभवतः इनके आर्थिक जीवन में पशुपालन की प्रमुखता थी, तो यह बात भी सत्य है। तो ए और कथन एक और कथन दो दोनों सत्य है। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। दक्षिणी भारत की वृत्त पाषाणिक समाधियां प्राय किसी नदी अथवा झरने के समीपवर्ती क्षेत्र में ही मिलती है। वृत्त पाषाणिक संस्कृतियों से संबंधित पुरा स्थलों के उत्खनन से तत्कालीन लोगों के जीवन की जो झांकी मिलती है उससे यह स्पष्ट है कि लोग कृषक तथा पशुपालक थे। धान, जौ, रागी, चना आदि तरह तरह के अनाजों का उत्पादन करते थे। तालाबों से फसलों की सिंचाई की प्रथा से भी संभवतः परिचित थे। पालतू पशुओं में गाय, बैल,
भैंस, घोड़े, भेड़, बकरी आदि थे। प्राय अनेक विद्वानों का अनुमान है कि इनके आर्थिक जीवन में पशुपालन की प्रमुखता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा महापाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो महापाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित नहीं है, तो चंद्रगिरी, उतनूर और ब्रह्मगिरी ये तीनों महापाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। आदि चलनूर है जो महापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्तूप के नीचे 17 अंत्येष्टि कलश की समाधियां प्राप्त हुई है। निम्नलिखित में से किस स्तूप के नीचे जो 17 अंत्येष्टि कलश की समाधियां प्राप्त हुई है, तो यह हुई है अमरावती से। 6 नंबर ऑप्शन। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित अमरावती नामक पुरा स्थल के उत्खनन से ज्ञात स्तूप का समय शैलीगत विशेषताओं के आधार पर लगभग 200 ईसा पूर्व माना जा सकता है। इस स्तूप के नीचे 17 अंत्येष्टि कलश समाधियां मिली थी। ब्रह्मगिरी कर्नाटक, हल्लूर कर्नाटक, मास्की कर्नाटक, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, पेयमपल्ली वेणपल्ली तमिलनाडु, हलीगली कर्नाटक आदि पुरा स्थलों से वृहत पाषाणिक समाधियां प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से मिली एक वृहत पाषाणिक समाधि से रोमन शासक ऑगस्टस का चांदी का सिक्का प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किस स्थान से मिली एक वृहत पाषाणिक समाधि से रोमन शासक ऑगस्टस का चांदी का सिक्का प्राप्त हुआ है, तो यह प्राप्त हुआ है पाडुकुली से। तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित सुलूर नामक पुरा स्थल से एरन प्रकार का एक सिक्का मिला है, जिसका समय जॉन एलन नामक सुप्रसिद्ध मुद्रा शास्त्री ने तृतीय या द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व बतलाया है। कोयम्बटूर जिले की पांडुकुली नामक वृहत पाषाणिक समाधि से रोमन शासक ऑगस्टस जो 27 ईसा पूर्व से 1400 ईस्वी का है, का चांदी का सिक्का प्राप्त हुआ है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी के प्रारंभिक चरण तक इस संस्कृति का प्रचलन था। वृहत पाषाणिक संस्कृति का आरंभ लगभग 1000 ईसा पूर्व या 800 ईसा पूर्व माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काकोरिया, कोट्या और मगहा किस संस्कृति के महत्वपूर्ण पुरास्थल है। काकोरिया, कोट्या और मगहा जो कौन सी संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल है, तो यह महापाषाणिक संस्कृति के। चकिया उत्तर प्रदेश। चकिया में चंद्रप्रभा नदी घाटी में हथीनिया पहाड़ी के ढलान पर स्थित क्षेत्र में संगोरा समाधि प्राप्त हुई। इन समाधियों के सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को ज्ञात करने के लिए सन 1962-63 में कंकोरिया उत्तर प्रदेश स्थित वृहत पाषाणिक समाधियां और आवास क्षेत्र का उत्खनन आरंभ किया गया। चाकिया, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा जिले में संगोरा समाधियों की अधिकता मिलती है। प्रमुख उत्खनित पुरास्थलों में ककोरिया, कोट्या और मगहा का उल्लेख किया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि ककोरिया वाराणसी जिले की वृहत पाषाणिक समाधियों के उत्खनन से लोहे के उपकरण नहीं मिले हैं, इसलिए इन्हें ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित माना जाता है। बेलन नदी की घाटी में स्थित कोट्या की वृहत पाषाणिक समाधियां लोह युगीन है। कोट्या की संगोरा व शिष्ट समाधियों से मानव अस्थियां नहीं मिली है। काकोरिया में 12 समाधियों के उत्खनन के लिए चुना गया, जिनमें से 8 संगोरा समाधियां, 3 शिष्ट समाधियां और एक संगोरा समाधि के अंदर स्थित शिष्ट समाधि थी। संगोरा समाधि के निर्माण के लिए जमीन में लगभग 1.27 मीटर गहरा आयताकार गड्ढा खोदा जाता था। ककोरिया की संगोरा समाधियों से पूर्ण मानव कलश कंकाल प्राप्त नहीं हुए, बल्कि इन कब्रों से मनुष्यों की कतिपय जीर्ण शीर्ण अस्थियां मात्र प्राप्त हुई है। ऐसी स्थिति में इन्हें आंशिक समाधान माना जा सकता है। अंत्येष्टि सामग्री के रूप में कृष्ण लोहित मृतभांड, लघु पाषाण उपकरण, मवेशियों की हड्डियां, एक कब्र में सोने की बनी एक अंगूठी आदि रखने के बाद कब्र को गड्ढा खोदते समय निकाली हुई मिट्टी से भर दिया जाता था। विंध्यन क्षेत्र में शिष्ट समाधियों के निर्माण में दक्षिणी भारत में भिन्न एक नवीन विधि का उपयोग किया गया है। शिष्ट की 4 दीवारों का निर्माण 4 शिलाओं से न करके पत्थर के छोटे छोटे अनेक टुकड़ों से किया गया। शिष्ट का
थोड़ा सा हिस्सा जमीन के ऊपर झांकता हुआ दिखलाई पड़ता है। विंध्यन क्षेत्र में वृत्त पाषाणिक समाधियों का तीसरा प्रकार मेनहिर चित्रकूट जिले से मंदाकिनी पयसोनी की घाटी में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृत्त पाषाणिक स्थल महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। निम्न में से कौन सा वृत्त पाषाणिक स्थल है जो महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। जुन्ना पानी, कौंडिन्यपुर और महुर्जरी, ये तीनों है जो महाराष्ट्र में है। वहीं बहेरा डाबार है जो ये महाराष्ट्र में नहीं है। ड नंबर ऑप्शन। विदर्भ क्षेत्र की वृहत पाषाणिक समाधियां महाराष्ट्र के पूर्वी विदर्भ बरार क्षेत्र में एएसआई और नागपुर विश्वविद्यालय की ओर से अन्वेषण कार्य किए गए, जिनके फलस्वरूप धुले, खानदेश, अमरावती, वर्धा तथा नागपुर जिलों से कृष्ण लोहित मृदभांड के ठीकरे और लोहे के उपकरण मिले हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 1959-60 में महुजरी यहाँ से स्वर्ण मुकुट भी मिला है। 1960-61 में कौंडिन्यपुर, अमरावती और सन 1961-62 में जूना पानी नामक पूरा स्थल का अन्वेषण किया था। नागपुर जिले में स्थित ताकलघाट, खापा, महुरजरी, नेकुंड और वर्धा जिले में स्थित पिनार, खेरवाड़ा नामक पूरा स्थलों का नागपुर विश्वविद्यालय की ओर से एसबी देव ने उत्खनन करवाया। वृहत पाषाणिक समाधियों और उनसे संबंधित आवास स्थलों का उत्खनन किया गया। वृहत पाषाणिक समाधियों में सबसे अधिक संख्या संगोरा समाधि की है। दूसरे प्रकार के समाधियों में डोलमेन सिस्ट का उल्लेख किया जा सकता है। वृहत पाषाणिक समाधियों से मानव की अस्थियों के साथ साथ पशुओं, विशेषकर घोड़ों की हड्डियां मिली है। महुरजरी, खापा तथा नेकुंड नामक पुरास्थलों के उत्खनन से घोड़ों के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कृष्ण लोहित मृदभांड, तांबे तथा लोहे के उपकरण, माणिक्य के मन के अन्य प्रमुख पुरावशेष है। लोहे के उपकरण में लोहे के उपकरण में ताकल घाट से प्राप्त नमूनों का उल्लेख किया जा सकता है, जिनमें बाण एवं भाले के फलक, चाकू, छेनी, कुल्हाड़ी, कीले, मछली पकड़ने की कांटी, चूड़ी, कढ़ाई, कड़छुल, कटार, तलवार और घोड़े की लगाम आदि है। बहराडार, आद्यापुर, हरई, सर्दमान, हरदी, जोगीबीर, बीरादेई, नक्कल तथा जफरहवा आदि मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में वृहत पाषाणिक समाधियों का अत्यंत विस्तृत क्षेत्र में प्रसार था। महापाषाणिक समाधियां राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, कर्नाटक के अलावा तमिलनाडु तमिलनाडु और केरल के विभिन्न क्षेत्रों में बिखरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर नाम से किन दो भारतीय विद्वानों ने पुस्तकें लिखी। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर नाम से कौन से दो भारतीयों ने पुस्तकें लिखी थी। तो यह लिखी थी गोविंद चंद्र पांडे ने और अरविंदो घोष ने। गोविंद चंद्र पांडे और अरविंदो घोष ने जो फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर नाम से पुस्तकें लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र से किस महापाषाणिक पूरा स्थल के उत्खनन से लोहा पिघलाने की भट्टी मिली है। महाराष्ट्र के कौन से महापाषाणिक पूरा स्थल से लोहा पिघलाने की भट्टी मिली है। तो यह मिली है नेकुंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वप्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य किसने प्रारंभ किया। राजस्थान में सर्वप्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य किसने प्रारंभ किया था। तो यह किया था एसीएल कार्लाइल के द्वारा। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य 1871 में एसीएल कार्लाइल ने शुरू किया, जबकि राजस्थान में पुरातत्व व संग्रहालय विभाग का गठन 1950 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वप्रथम 1870 में सीए हैकेट ने पूरा पाषाणकालीन हस्तकुठार क्लीवर कहां से खोजे थे। तो राजस्थान में सबसे पहले 1870 में सीए हैकेट ने पूरा पाषाणकालीन हस्तकुठार और क्लीवर कहां से खोजे थे। तो यह बूंदी के इंद्रगढ़ नामक स्थान से खोजे थे। जयपुर व इंद्रगढ़ बूंदी से जो स्थान औजार खोजे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में पशुपालन व कृषि के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलते हैं। तो पशुपालन के और कृषि के जो प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं ये बागोर से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहड़ सभ्यता की खोज व सर्वप्रथम उत्खनन का कार्य किसने किया था।
आर्य सभ्यता की खोज और सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया था? तो यह किया था ए.के. व्यास है, अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 ईस्वी में सर्वप्रथम इसका उत्खनन किया। इसके बाद वी.एन. मिश्र, रतन चंद्र अग्रवाल, एच.डी. सांकलिया ने इसका उत्खनन किया। 4000 वर्ष पुरानी इस सभ्यता से बस्तियों के 8 स्तर मिले हैं। ताम्रवर्ती नगरी व अघाटपुर इसके प्राचीन नाम है। एच.डी. सांकलिया ने इसे बनास संस्कृति नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणेश्वर सभ्यता स्थित है। गणेश्वर सभ्यता कहाँ है? तो गणेश्वर सभ्यता नीमका थाना में है। इतने दिन सीकर जिला आता था, लेकिन अब जो नए जिले गठित होने के बाद इसका नीमका थाना जिले में जो गणेश्वर सभ्यता स्थित है। कांतली नदी के तट पर स्थित इस सभ्यता की खोज 1972 ईस्वी में आर.सी. अग्रवाल ने की। 1976-77 में आर.सी. अग्रवाल व विजय कुमार ने इसका उत्खनन किया। यहाँ से क्रिप्सवर्णीय मृदभांड मिले हैं। डॉक्टर विजय कुमार ने इसे भारतीय ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरातत्व का पुष्कर किस सभ्यता को कहा जाता है? पुरातत्व का जो पुष्कर है कौन सी सभ्यता को कहते हैं? तो पुरातत्व का पुष्कर कहा गया है गणेश्वर सभ्यता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहड़ से बस्तियों के कितने स्तर प्राप्त हुए हैं? आहड़ से बस्तियों के कितने स्तर मिले हैं? तो आहड़ से जो बस्तियों के 8 स्तर प्राप्त हुए हैं। आहड़ सभ्यता से उत्खनित स्थलों को महासत्यों का टीला भी कहते हैं। यहाँ किए गए लंबवत उत्खनन में इसके 8 बार बसने व 8 बार उजड़ने के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सभ्यता में ईंटों का प्रयोग बस्ती निर्माण में नहीं हुआ? कौन सी सभ्यता में जो ईंटों का प्रयोग है जो बस्ती निर्माण में नहीं हुआ था? तो यह नहीं हुआ था गणेश्वर के अंदर। गणेश्वर में जो बस्ती निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। गणेश्वर सभ्यता में बस्ती निर्माण में पत्थरों का उपयोग हुआ है। यहाँ के ताम्र उपकरणों व पात्रों में 99% तांबे का उपयोग हुआ है। यहाँ से काले व नीले रंग के कृपवृष्णि मृदभांड मिले हैं। मछली पकड़ने के कांटों के मिलने से लगता है कि कांतली नदी में उस समय काफी पानी रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणेश्वर सभ्यता किस काल की है? गणेश्वर सभ्यता कौन से काल की है? तो गणेश्वर सभ्यता ताम्र या कांस्य युगीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणेश्वर सभ्यता की खोज व उत्खनन का श्रेय किसे दिया जाता है? गणेश्वर सभ्यता की खोज का और उत्खनन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आर.सी. अग्रवाल को। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना क्षेत्र में कांतली नदी के किनारे यह 2800 वर्ष पुरानी ताम्रयुगीन सभ्यता थी। इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी ताम्र संचयी संस्कृति भी कहा जाता है। 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल ने इसकी खोज की। 1977 में इसका उत्खनन कार्य भी रतन चंद्र अग्रवाल व विजय कुमार ने किया। यहाँ से पत्थरों के बने मनके, गेरिक मृदभांड, पत्थरों से बने मकान, गेरिक मृदभांड, तांबे के बानाग्र, मछली पकड़ने के कांटे, कुल्हाड़ी, घुमावदार पिन आदि मिले हैं। यहाँ भवन निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से शल्क उपकरण है? निम्नलिखित में से कौन से शल्क उपकरण है? तो शल्क उपकरण इसमें है खुरचनी। खुरचनी है जो शल्क उपकरण है। 4 नंबर ऑप्शन, ऑप्शन ए है जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महापाषाण काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महापाषाण काल से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से बताने कि सही कथन कौन से हैं। इस युग में कब्रगाहों से लोहे के औजार मिले हैं। महापाषाण काल में के युग से में कब्रगाहों से लोहे के औजार मिले हैं, तो ये बात सही है। दूसरा कि इस काल में काले व लाल मृत भांडों का अधिक प्रयोग किया जाता था। महापाषाण काल में काले व लाल मृत भांडों का अधिक प्रयोग किया जाता था, यह बात भी सत्य है। कब्रगाहों से लड़ाई व शिकार के औजारों की अपेक्षा खेती के औजार अधिक मिले हैं, तो ये बात है जो गलत है। तो इसमें सही कथन पूछा है 1 और 2, 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य पाषाण पूरा स्थल पुतली करार कहाँ स्थित है? मध्य पाषाण पूरा स्थल जो पुतली करार स्थल है यह कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? 4 कथनों में से कौन-कौन से कथन है जो सत्य कथन है? पहला है कि बुर्ज होम एक कश्मीरी शब्द है जिसका अर्थ होता है बुर्ज का वृक्ष की जगह। बुर्ज वृक्ष की जगह को बुर्ज होम कहा गया जो कश्मीरी शब्द है, यह बात सत्य है। दूसरा, नवपाषाणिक गर्त निवास के प्रमाण विंध्यन क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। तो गर्त आवास के जो प्रमाण मिले नवपाषाणिक काल के, ये विंध्यन क्षेत्र से नहीं बल्कि ये मिले कश्मीर के बुर्ज होम और गुफकराल क्षेत्रों से। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। तीसरा, सेनुआर का प्राचीन टीला कुद्रा नदी घाटी के तट पर अवस्थित है। सेनुआर का प्राचीन टीला जो कुद्रा नदी घाटी के तट पर अवस्थित है, यह बात सत्य है। चौथा ऑप्शन है कि ताम्र पाषाणिक पुरा स्थल अहाड़ राजस्थान के भरतपुर जिले में है। तो अहाड़ है जो भरतपुर में नहीं बल्कि यह राजस्थान के उदयपुर जिले में है। अहाड़ है जो राजस्थान के उदयपुर जिले में है, ना कि भरतपुर में। तो 4 नंबर ऑप्शन भी इसका गलत होगा। तो सही पूछे 1 और 3, बे नंबर ऑप्शन है जो इसका सही होगा। नवपाषाणिक गर्तावास विंध्यन क्षेत्र से प्राप्त नहीं होते और अहाड़ है जो उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम पुरातत्व शब्द का प्रचलन किया? फील्ड आर्कियोलॉजी। सर्वप्रथम फील्ड आर्कियोलॉजी अर्थात पुरातत्व शब्द का प्रचलन किस विद्वान ने किया था? तो यह किया था विलियम्स फ्रीमेन ने। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की इस क्लास का और आज के इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति ताम्र पाषाणिक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति है जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति नहीं है? तो ताम्र पाषाणिक संस्कृति इसमें सवालदा है, प्रभास है और कायथ है। उतनूर है जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति नहीं है। तो इसी के साथ ही आज का यह 4th वीडियो और सेकंड चैप्टर जो प्रागैतिहासिक और आदि ऐतिहासिक का जो सेकंड चैप्टर का ये दूसरा वीडियो था, ये यहाँ पर समाप्त होता है। कल कल की क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, वो होगा हड़प्पा सभ्यता का। तो हड़प्पा सभ्यता का जो तीसरा चैप्टर है, वो हम कल की क्लास में शुरू करेंगे। तब तक आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।